बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू टॉपर्स एकेडमी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 15 और 16, लेकिन 15 हम एक वीडियो में करेंगे और 16 जो चैप्टर है वो दूसरे वीडियो में। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाइए। मैंने इस वजह से इस शीट को फॉलो किया कि आप लोग देखें हम क्या क्या करेंगे और कैसे ये क्वेश्चंस लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, स्केच अ ग्राफ of EMF induced an inductive coil against a rate of change of current. सेकेंड पॉइंट है इसमें, what is the significance of gradient। तो आंसर में देखिए आप लोग लिखेंगे इस तरह आप लोग, ठीक है, कि as we know it the magnitude of induced EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ करंट। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमने पढ़ा है फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि ईएमएफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जब करंट में चेंजेस आते हैं, ठीक है। दिस इक्वेशन शोज दैट इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज एन इंडक्टिव कॉइल increases, the magnitude of induced EMF also increase and vice versa। अगर हम एक इंडक्टिव कॉइल ले लें, आप अगर ये डायग्राम इसके साथ बनाए तो और भी बेहतर होगा। ये मैंने एक कॉइल ले लिया और इसके साथ हमने एक एसी सोर्स को कनेक्ट किया, ठीक है। ये आ गया L और ये आ गया एसी सोर्स, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे करंट में चेंजेस आते हैं तो इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। जितना ज़्यादा करंट चेंज होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। बात ख़त्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ग्राफिकली, यहाँ पे करें स्केच अ ग्राफ ड्रा करें और ग्राफ से सिग्निफिकेंस हासिल करें। तो यहाँ पर देखें ग्राफ में ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, रेट चेंज ऑफ करंट, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट मतलब ये वाला चीज स्लोप को हम कहते हैं, ठीक है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूँ तो ये ईएमएफ आ गया, ये एंगल क्या होगा, टेंजेंट थीटा, ग्रेडियंट। सो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है ईएमएफ डिवाइडेड बाय बेस क्या है, रेट चेंज ऑफ करंट इज इक्वल टू एल क्या है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस से आपने बेटा पढ़ा है ना कि यहाँ पर देखे ना, ईएमएफ इज इक्वल टू एल डेल आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे एल बराबर होगा ईएमएफ डिवाइड बाई डेल आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पर देखें इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइड बाई डेल आई डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एल। तो टेंजेंट थीटा बराबर हुआ इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हुआ। तो सिग्निफिकेंस में फिर आप लोग लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट इज डेट इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। ये हमें क्या देता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल देता है। क्वेश्चन नंबर 2, करंट एंड वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय एन एसी जनरेटर आर समटाइम्स नेगेटिव एंड समटाइम्स पॉजिटिव। व्हाई फॉर एन एसी जनरेटर कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर पावर कैन नेवर बी नेगेटिव। मतलब एसी जनरेटर में हम देखते हैं ना कि करंट और वोल्टेज ये दोनों क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। आप लोगों ने इस तरह के साइकिल देखे हैं, ठीक है। ये ब्लू और रेड आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। लेकिन इसका अगर यहाँ पे हम देखें तो पावर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता, देखिए आप लोग आंसर में लिखेंगे, when a resistor of resistor R is connected to an AC generator, the expression for average power at any instant is equal to the product of IRMS VRMS. So therefore, power dissipation in this resistor can never be negative. This is because when resistor, यहाँ पे आप लोग रीजन भी लिख सकते हो, अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो तो इसके बाद लिखे रीजन, because when resistor is connected to AC source, the current I and voltage are in phase in the resistor. This means power at any instant of time is given by this one, ठीक है। मतलब पावर ये हम लिखते हैं VRMS और IRMS। देखो अगर V नेगेटिव है
बेटा तो आई भी नेगेटिव है ना, सो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। या अगर मैं ये वाला ले लूँ आई स्क्वायर, अगर आई नेगेटिव में ले लूँ तो यहाँ पर स्क्वायर है तो वो भी पॉजिटिव होता है। अगर मैं वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर ले लूँ और वी स्क्वायर क्या है वो भी नेगेटिव है, मतलब वी भी नेगेटिव है, तो वी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। सो पी इज इक्वल टू वी आई। बेटा तो ये ग्राफिकल एनालिसिस हो गया। देखो ब्लू और रेड ये क्या है, वी और आई है। लेकिन अगर आप ये ब्लैक वाले देखें तो बेटा ये पावर शो करते, तो पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर एक देखो वी और आई दोनों पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव है, लेकिन वी आई दोनों नेगेटिव है तो आप लोग देखें यहाँ पर ना ये भी नेगेटिव है, ये मैंने वी आई लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ पर वी आई नहीं है। ठीक है, ये वी और आई दोनों नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव तब भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पी एवरेज जो है या एवरेज पावर जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऑलरेडी ये एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कहाँ पर लेक्चर्स में कि पावर के नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव। जिस तरह आप लोगों ने आई आर एम एस और वी आर एम एस पढ़ा है वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर किसी को पता नहीं है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, मैं आप लोगों के साथ लिंक वगैरह शेयर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3, what determine the gradient of a graph of inductive reactance against frequency? So आंसर में लिखो the gradient or slope of graph of inductive reactance against frequency determine the inductance of inductor। ठीक है, फिर इसके साथ लिखो रीजन, छोटा सा रीजन लिखिए। रीजन के सामने लिखो बिकॉज फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज गिवन बाय, देखो Vm इज इक्वल टू IM इंटू XL या XL इज इक्वल टू VM डिवाइड बाय AM। ये जनरली हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि XL किस चीज़ के बराबर है। बेटा अगर आप ये स्टेप ना करें, ये दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर लिखें XL इज इक्वल टू ओमेगा L, हमने इसको प्रूव किया है कहाँ पर ये AC थ्रू पेवर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, वहाँ पे हमने इसको प्रूव किया है, तो XL इज इक्वल टू ओमेगा L। तो ओमेगा किस चीज़ के बराबर है, ओमेगा तो हमें पता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए XL इज इक्वल टू 2πf इंटू L, मतलब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा तो L ज़्यादा, फ्रिक्वेंसी कम तो XL क्या होगा, कम होगा। डायग्रामेटिकली ये हम डायग्राम बना सकते हैं, ये इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, ये की है, ये बटन है और ये क्या है, गैल्वानोमीटर, या यहाँ पे मैंने AC सोर्स अप्लाई किया। ग्राफिकली अब देखें क्योंकि ग्राफ मांग रहा है तो XL और F है, तो ये ग्रेडियंट क्या देता है, ये XL डिवाइड बाई F, मतलब ये आ गया XL और ये डिवाइड बाई F, तो ये एंगल बन गया। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू XL डिवाइड बाई F, तो टेंजेंट थीटा किस चीज़ के बराबर है, 2πL के बराबर है, तो L क्या देगा, ग्रेडियंट डिवाइडेड बाई 2π देगा। तो लास्ट में आप लोग लिखो कंक्लूजन, दिस इक्वेशन शोज दैट द ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ ऑफ XL एंड F गिव्स अस इंडक्टिव रिएक्टेंस देता है। क्या देता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस देता है। क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई? ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज डबलिंग द फ्रिक्वेंसी इफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस। तो आप लिखे इंडक्टर डबलिंग, इसके अगर आप लोग, मैंने वो तो कंक्लूजन में लिखा हुआ है, लेकिन आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि डबलिंग द फ्रिक्वेंसी विल डबल द व्हाट, इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड हाफ द व्हाट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो फिर आप लिखे इंडक्टर और कैपेसिटर अलग अलग। तो देखिए इंडक्टर डबलिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ AC सोर्स, ठीक है, द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर आल्सो बिकम डबल फॉर दिस पीक वैल्यूज ऑफ वोल्टेज VM एंड IM इन टर्म ऑफ XL इज। मैथमेटिकली हम लिखते हैं XL इज इक्वल टू ओमेगा VM डिवाइड बाई IM, मतलब XL इज इक्वल टू ओमेगा L 2πf। तो फ्रिक्वेंसी को डबल करें, जो मैं यहाँ पे पुटिंग करूँ XL प्राइम इज इक्वल 2π इंटू F प्राइम इंटू L, तो इससे बन जाएगा 2π इंटू 2F इंटू L, 4πL FL। ठीक है, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। देखो अब 2πfL ये बराबर है XL के, तो XL प्राइम क्या हुआ, डबल हुआ। लेकिन अगर मैं कैपेसिटर की बात करूँ, डबलिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ AC सोर्स अप्लाइड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बिकम हाफ, तो मैथमेटिकली XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C के बराबर है। याद आ रहा है ना, प्रूफ कर चुका हूँ बेटा। ठीक है, तो F प्राइम क्या है, 2F, देन XC मालूम करना है, XC प्राइम बराबर होगा 1 ओवर 2πf प्राइम इंटू C। तो F प्राइम की जगह 2F को मैं पुट करूँ क्योंकि डबलिंग द फ्रिक्वेंसी है,
तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2πfc। 2πfc मतलब 1/2πfc बराबर है किस चीज़ की, xc के बराबर है। तो मैंने लिख दिया 1/2 इंटू xc। तो xc क्या हुआ, हाफ हो गया। तो आप लिख सकते हो कंक्लूजन में कि बाय डबलिंग द फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर बिकम डबल एंड द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम हाफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ द पीक वैल्यू ऑफ साइन वेव इज 1000 वोल्ट व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, सो गिवन डेटा क्या है, वो वी नॉट है 1000 वोल्ट है। रिक्वायर्ड डेटा क्या है, वी मालूम करना है। सोल्यूशन लेके यूजिंग फार्मूला वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई √2। तो वी नॉट कितना है 1000 है, 1000 डिवाइड बाई √2। √2 1/√2 बराबर है 1.414 नहीं 1.414 के नहीं है, ये बराबर है 0.707 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ तो आंसर आएगा 707.1 वोल्ट आएगा। तो रिजल्ट में लेके वी आर एम एस बराबर होगा 707.1 वोल्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट रिएक्टेंस इज मेजर्ड इन ओहम फॉर बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स। ओम इज अ यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। एक्सप्लेनेशन में देखिए, इंडक्टर द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। मतलब इंडक्टर जो अपोजिशन ऑफर करते हैं, हर एक चीज़ का एक रेजिस्टेंस होता है, तो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। और ये बार बार फाइंड आउट कर चुका हूँ, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, या XL इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आई। तो V बराबर है VM साइन ओमेगा टी, IM साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी खत्म, यहाँ पर आगे V डिवाइड बाई IM बराबर वोल्ट पर एम्पेयर। वोल्ट पर एम्पेयर किस चीज़ के बराबर है, ओम के बराबर है। इसी तरह कैपेसिटिव रिएक्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, आप सिंपल अल्फाज में भी लिख सकते हो, द रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। So the opposition offered by a capacitor to the flow of alternating current is called capacitive reactance. Mathematically, X is equal to V divided by I is equal to वोल्ट पर एम्पेयर, ये ओहम के बराबर है। ठीक है, तो कंक्लूजन में आप लोग लिखे कि by capacitive reactance the inductive reactance are measured in ohm। capacitive reactance और inductive reactance दोनों को हम measure करते हैं किस चीज़ में, ओम में। ठीक है, अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 16 ये तो हम बाद में करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ECG। ECG क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, द ECG इज जनरली यूज्ड फॉर डायग्नोजिंग द हार्ट कंडीशन। ठीक है, ECG रेफर टू द रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंजेस दैट अकर्स इन द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल तो आप लोग जानते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हो बेहतर जानते हो, मैं और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो इसको भी जानना ज़रूरी है कि ECG क्या होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, मतलब एक डायग्नोजिंग है, मतलब डायग्नोजिंग करता है किस चीज़ का, हार्ट कंडीशन का। ठीक है, कि ये बीटिंग क्यों हाई है, बीटिंग क्यों कम है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसको मालूम करने के लिए हम ECG करते हैं। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ ECG इज बेस्ड ऑन हार्ट बीट्स। एक्सप्लेनेशन में देखिए आप लोग, an electrical activity start from the top of heart due to tiny muscular generator that spread flow and then up, this causing the heart muscle to contract in optimal way for pumping blood। इस तरह कंट्रैक्शन होता है। ठीक है, इस तरह होता है कि नहीं होता, पंपिंग इस तरह होता है कि नहीं होता। जब पंपिंग इस तरह होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, हार्ट बीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, होता है कि नहीं होता है इस तरह। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा हार्ट बीट, अपने हार्ट पे हाथ रखें तो वो भी बीट कर रहे हैं, आप लोग उसको फील करें, इसको महसूस करें बेटा कि इस तरह के एक ग्राफ बनता है। ग्राफ किस तरह बनता है, इस तरह के बनते हैं। अब ये ग्राफ किस तरह बनता है, आप फॉर एग्जांपल ये कभी कभार जो है वो तेज़ हो जाता है, आप लोग थोड़ा सा दौड़े फिर बैठे फिर दौड़े फिर, ठीक है, या थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करें या जल्दी जल्दी बातें करें तो इसके साथ भी हार्ट बीट क्या होता है, ज़्यादा होता है। या आप लोग डरे तब भी हार्ट बीट क्या होता है, ज़्यादा होता है। या प्रेशर मतलब आप प्रेशराइज होते हो, नर्व्स होते हो तो आपका हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा हो सकता है। क्लियर हो गई बात। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 15। मिलते हैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 16 में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जिसमें क्या है, कोरेसिव फोर्स ऑफ स्टील इज़ ग्रेटर देन आयरन बाय क्यू है। ठीक है, नंबर 2 नंबर 3 इसी तरह नंबर 4 नंबर 5 वो भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से लेके इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएंगी।
तो मिलते हैं उस लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।